नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका jobs.edu यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, कांस्टेबल का 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज हम इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के एक्यूरेट आंसर देने वाला हूं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एशियन गेम। पहले एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या थी, जो कि 1951 के अंदर हुए थे। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पोजीशन रही थी भारत की। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पहले एशियाई खेल 1951 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था, जापान रहा था आपके फर्स्ट पोजीशन पे। भारत ने कितने 51 मेडल जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। 2023 के भी हम एक बार देख लेते हैं। तो 2023 का जो एशियन गेम हुए थे वह हुए थे चाइना के होंगजाऊ शहर के अंदर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये 19वां संस्करण था और भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसी के साथ भारत ने इस तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था भारत का। 2026 के एशियाई खेल कब होंगे, मतलब कहाँ होंगे, वो होगा जापान के एची शहर के अंदर, एची प्रांत के और नागोवा शहर के अंदर होंगे, जो कि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, वो है कि किस किस शहर, किस किस देश ने कितनी बार जो आपके एशियन गेम्स हैं उसको होस्ट किया है। तो थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा 4 बार होस्ट किया है, 1966, 70, 78 और 98 के अंदर। जापान ने 3 बार किया है, चाइना ने 3 बार किया है, दक्षिण कोरिया ने 3 बार किया है और भारत ने 2 बार किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF की स्थापना कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है पेरिस, लंदन, स्टॉकहोम या फिर बर्लिन। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। कब हुई थी, 1912 के अंदर, 17 जुलाई 1912 के अंदर। अभी इसका नाम क्या है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, और इसके मुख्यालय हैं मोनाको के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास हैं। हु हैज़ वॉन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल टिल डेट। तो ये काफ़ी लोगों को पता होगा, इस बार स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो जो हमारे माइकल फिलिप्स हैं, जो यूएसए के हैं, जो एक स्विमर हैं, इसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हैं। गोल्ड मेडल, और मतलब ये जो खिलाड़ी हैं ये सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं अभी तक ओलंपिक्स के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनके पास टोटल 23 गोल्ड मेडल हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। फुटबॉल खेल में गेंद को कौन सी बॉडी पार्ट टच नहीं कर सकता। तो इसका आपका आंसर होगा हाथ। हैंड का आप यूज नहीं कर सकते फुटबॉल के अंदर। आप चेस्ट का यूज कर सकते हैं, फुट का यूज कर सकते हैं और हेड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ का यूज नहीं कर सकते। कौन यूज कर सकता है, सिर्फ गोलकीपर यूज कर सकता है। कब, जब वो पेनल्टी एरिया के अंदर अंदर हो तब तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले ये आप देख लीजिएगा कि आपसे ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि फुटबॉल से संबंधित और क्या क्या जो नाम होते हैं वो हैं ड्रिबल, ऑफ साइड, गोल, पेनल्टी किक, फ्री किक, कॉर्नर किक, हैट्रिक, फाउल, टैकल, डिफेंडर, मिडफील्डर, फॉरवर्ड, हेडर, बाईसाइकिल किक, थ्रो इन। लेकिन जो आपका ड्रिबल है, अगर वो, उसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4, जिसमें फुटबॉल भी है और बास्केटबॉल भी है। तो आपको बास्केटबॉल को चुनना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2016 ग्रीष्मकाल ओलंपिक में
भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन हैं 0, 2, 4 और 6। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। जो हमारे समर ओलंपिक्स थे 2016 के, वो रियो डी जेनेरो के अंदर हुए थे, जिसके अंदर भारत ने 2 पदक जीते थे। पहला पदक पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन में सिंगल में रजत पदक जीता था। फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई थी। दूसरा मेडल साक्षी मलिक ने जीता था महिला कुश्ती में 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, इन्होंने भी रजत पदक जीता था। और फाइनल में स्वीडन की सुसाना हैरिकेसल से हार गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले और आप देख लीजिए 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से इसको डिले कर दिया गया था। इसके अंदर भारत ने 7 मेडल जीते थे। गोल्ड 1 आया था जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। 2 सिल्वर आए थे, एक मीराबाई चानू और दूसरा रमी कुमार दहिया ने। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के अंदर, लोवलिना ने बॉक्सिंग के अंदर, मेंस हॉकी टीम्स ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग के अंदर मेडल जीता था। तो अब हम 2024 के पेरिस ओलंपिक्स को भी देख लेते हैं। 2024 में हमारे पास 6 मेडल आए। सिल्वर 1 आया जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो के अंदर जीता। ब्रॉन्ज 5 आए, एक मानु भाकर, एक स्वप्निल कोसले, फिर अमन सहरावत ने रेसलिंग के अंदर, और मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2024 की जो मेडल टेबल थी उसमें टॉप 3 फाइनल में पहला स्थान था यूएस का, दूसरा चाइना का और तीसरा फ्रांस का। यूएस ने 40 मेडल गोल्ड के, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज जीते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महिलाओं की भाला प्रतियोगिता को ओलंपिक में कब जोड़ा गया? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 के अंदर जोड़ा गया था, जो कि लॉस एंजलिस के समर ओलंपिक्स के अंदर इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा 1996 में पहले आधुनिक ओलंपिक गेम हुए थे 1896 के अंदर, जिसमें एथलेटिक्स, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुश्ती और वेट लिफ्टिंग शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीष्मकाल ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ अपनी उच्चतम पदक संख्या प्राप्त की है? तो अभी तक समर ओलंपिक्स में हमने 7 हाईएस्ट मेडल जीते हैं, और ये अभी हम यहाँ पे ऊपर देख के ही आए हैं कि 2020 के अंदर हमने जीते थे। अगले पे आते हैं, ये हाँ यहाँ पे आ भी चुका है, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, और ये भी देख लीजिएगा कि हमने स्वर्ण पदक कब कब जीते हैं। ये हमारी हॉकी टीम ने जीते हैं। हॉकी टीम के अंदर भारत की जो हॉकी टीम है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, क्योंकि उन्होंने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 365। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका आपका सही आंसर होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 1988 में न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान के लिए। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में परिवर्तन करके लागू हुआ, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। ये विधेयक 1988 में लोकसभा में 15 दिसंबर और राज्यसभा में 20 दिसंबर को पारित हुआ तथा 28 मार्च 1989 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान यह फैसला लिया गया था
और ये 42वें संशोधन में कर्तव्यों से संबंधित और 73वें के अंदर पंचायती राज और 86वें के अंदर शिक्षा का अधिकार जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके सस्पेंशन को हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसए से हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए हैं और जर्मनी से हमने इसके सस्पेंशन की लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इसके मेरे को आंसर मिल नहीं पाए थे, मतलब जो ऑप्शन है वो मिल नहीं पाए थे, तो मैंने अपनी तरफ से लिया है और एकल नागरिकता इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि संघवाद की विशेषता क्या होती है कि ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है, शक्तियों का विभाजन होता है और लेकिन सिंगल सिटीजनशिप नहीं होती है। सिंगल सिटीजनशिप इसका फेडरलाइजेशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ऑप्शन बी सेंडिंग मैसेज टू पार्लियामेंट, ऑप्शन सी वोटिंग बिल्स, या फिर ऑप्शन डी कानून का मसौदा तैयार करना। तो इसके आप एक सेकेंड, तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को संदेश भेजना या संबोधित करना और विधायकों पर वोट वीटो शक्ति जैसी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन कानून का मसौदा तैयार करना ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा सारी जो मीटिंग्स होती हैं लोकसभा की उनको प्रिसाइड करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूसीसी क्या है? इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी थी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि आर्टिकल 44 के अंदर आता है। इसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बीएनएस के अनुसार किसे रियल अपराधी माना गया है? तो इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और फिर आपसे ए बी सी ऐसे करके पूछा गया था। तो बीएनएस के अनुसार सभी व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरीके से शामिल होते हैं उन्हें अपराधी माना जाएगा, चाहे वो अपराध करता है, चाहे वो अपराध में शामिल होता है, चाहे वो उसकी योजना बनाता है या फिर जो अपराध में भाग लेता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपराध में शामिल भी होता है, मतलब किसी भी तरीके से शामिल होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र 1989 महाराष्ट्र कैडर से रिटायर्ड आईएएस कौन है जिन्होंने भूमि संशोधन सचिव बनाया गया है? तो इसके आपके सही ऑप्शन होंगे मनोज जोशी जी, जो कि महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने भूमि संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हर परिवार को कम से कम एक बैंक खाता प्रदान करना। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी उसका मुख्य लक्ष्य वित्तीय संशोधन है, जिसे हर परिवार को कम से कम एक बुनियादी बचत खाता, रुपए डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को लागू हुई थी, जिसमें 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे और डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ इनमें पहुंचाया जाता है। विशेष रूप से इनको ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खोला गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता कैसे मिलती है? हाउ इज द
फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना। तो इसके आपसे के ऑप्शन थे बाई चेक, डीबीटी टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश पेमेंट, या फिर पोस्ट। तो इसका आपका अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, डीबीटी अकाउंट से इनको पैसे मिलते हैं। अगले को इसके बारे में और जान लीजिए। प्रधानमंत्री किसान योजना में वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों के खाते में जाती है। प्रतिवर्ष 6,000 की राशि 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पे दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल। जो इसका जो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह था ये 24 से 26 जनवरी में लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम के अंदर आयोजित हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर उन्होंने उद्घाटन किया और 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखपति दीदी योजना। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता ग्रुपों के से जुड़ी हुई महिलाओं को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से बढ़कर आत्मनिर्भर बनाना है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लॉन्च हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नमस्ते योजना के अंतर्गत सुरक्षा किट किस मंत्री द्वारा वितरित की गई है? आपके ऑप्शन हैं भूपेंद्र यादव, वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर अनुराग ठाकुर। तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और इसे जो जम्मू, गोवा आदि स्थानों पर वितरित किया गया है। यह योजना सफाई कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है, जिसमें डिजिटल प्रोफाइलिंग, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा शामिल है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम अंतरिक्ष मिशन के वैज्ञानिक के जनक कौन थे? हु इज़ द फादर ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ फर्स्ट स्पेस मिशन? तो इसका आपका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई। होमी भाभा आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मिशन थे, जनक कहे जाते हैं होमी भाभा को, और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन थे जो कि आपके जो ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं इससे आए थे, तो इनको आप एक बार पढ़ के जाना। जो भारतीय संगीत नाटक अकेडमी है उसके हिसाब से 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 जो आपके क्लासिकल डांस हैं उनको माना है। तो अगर आपसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल का पूछा जाए तो 9 बताने हैं, और अगर संगीत नाटक अकादमी से पूछा जाए तो 8 बताने हैं। मेनली आपसे संगीत नाटक अकादमी का ही पूछता है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर, और उम्मीद करता हूँ आपके पेपर सारे अच्छे जाएं। थैंक यू।